हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम लोग 10th क्लास का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ज्योग्राफी का, उसको आज स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैंने कल भी बताया था, क्योंकि राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप जो है वो ख़त्म हो चुका था और आज हम लोग रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का पार्ट 1 पढ़ेंगे। तो हमारा जो ये है वो पार्ट 1 होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग तैयारी करते रहिए ताकि आप लोगों का और भी जो तैयारी है वो पुख्ता हो सके और आने वाले समय में और भी मजबूत तरीके से आप लोग स्कोर कर सके एग्जाम में। क्योंकि क्या है कि ये हमारा एक तरीके से पूरा सीरीज होगा जो एक महीने में आप लोगों का पूरा सोशल साइंस कंप्लीट कराएगा। तो इसी तरीके से अगर आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ते रहेंगे और अगर लेक्चर को सुनते रहेंगे और साथ ही साथ जो पीडीएफ होगा वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाता है। कहाँ पर? टेलीग्राम पर, जैसा कि आपको दिख रहा होगा नीचे, ठीक है, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से भी आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना कोई देरी किए स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट का, जो कि ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला तो हम लोग जानेंगे पहले रिसोर्स के बारे में। क्या जानेंगे कि आखिरकार रिसोर्स होता क्या है। तो रिसोर्स एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट, कि जो भी हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद है, चाहे पानी हो, हवा हो, कुछ भी हो, सारी चीज़ें विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, कि जितनी भी चीज़ें इन्वायरमेंट में अवेलेबल हैं, क्या इन्वायरमेंट में अवेलेबल हैं और वो हमें क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है हमारे नीड्स को, सेटिस्फाई आर नीड्स। तो हमारे नीड्स को अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, एक तरीके से रिसोर्स। एंड इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, मतलब क्या, आप उसको टेक्नोलॉजिकली उसको आप एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। इकोनॉमिकली फिजिबल, वो इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है और एक तरीके से कल्चरली एक्सेप्टेबल, और जो कल्चर के तौर तरीके से भी एक्सेप्टेबल है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, इट इज टर्म्ड एज अ रिसोर्स। तो रिसोर्स का बेस्ट डेफिनेशन है, तो आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस्ड है, तो एनसीईआरटी वाला ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को समझ में आया कि तीन चीज़ें, कि जो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है, इकोनॉमिकली फिजिबल है और कल्चरली एक्सेप्टेबल है, जो भी चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद है और हमें सेटिस्फाई कर रहा है हमारे नीड्स को, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, एक तरीके से रिसोर्स। अब देखते हैं कि इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। देखो तीनों चीज के बीच अगर बोला जाए कि नेचर जो है और जो टेक्नोलॉजी है, और टेक्नोलॉजी है मतलब जो टेक है, और जो इंस्टीट्यूशन है, सारे क्या है, एक तरीके से इंटरलिंक्ड है। अब जैसे मान लो कि अगर नेचर है और टेक्नोलॉजी है और इंस्टीट्यूशन है, तो नेचर में मान लो कि कोल मौजूद है कि नहीं, कोल है हमारे पास। अब उसको टेक्नोलॉजी के थ्रू, मशीन के थ्रू उसको निकाला जाता है। अब उसको कोई इंस्टीट्यूशन होता है, मतलब जो गवर्नमेंट एजेंसी होती है, कोल लिमिटेड इंडिया, वो उसको क्या करती है, अच्छे तरीके से ह्यूमन तक पहुंचाने का काम करती है। तो एक तरीके से वो रिसोर्स ह्यूमन तक कैसे पहुंचता है, वो इंस्टीट्यूशन के थ्रू, वो एक कंपनी के थ्रू पहुंचता है, ठीक है। तो ये बात याद रखना है। तो यहाँ बोला गया द ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ बोला गया द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट इन्वॉल्व्स द इंटरैक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन, कि जो भी नेचर है, जो भी टेक्नोलॉजी है और जो भी इंस्टीट्यूशन है, उनके बीच के रिलेशनशिप को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर डिनोट करता है रिसोर्स। मतलब एक तरीके से जो रिसोर्स का इस्तेमाल होगा वो तीनों को मिलकर करना होगा, ना कि कोई इकलौता कोई कर लेगा। तो ह्यूमन बीइंग इंटरैक्ट विथ नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी, ह्यूमन बीइंग क्या करता है, नेचर के साथ टेक्नोलॉजी के थ्रू इंटरैक्ट करता है एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन टू एक्सेलरेट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और क्या करता है, फिर उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, उसी नेचर वाली चीज़ों का इस्तेमाल करके वो क्या करता है, डेवलप करता है। हमारा देश जो है वो डेवलप करता है, या हमारा इकोनॉमी जो है वो डेवलप करता है, ठीक है। तो आई होप सो ये पूरा अच्छे तरीके से क्लियर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। क्या है भाई, देख लेते हैं फटाफट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, कि आखिरकार क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स क्या बोल रहा है और किस तरीके से हमारे काम आएगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स देखा जाए तो चार चीजें क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कि ओरिजिन मतलब जहां से वो निकला है, उत्पन्न हुआ है, उत्पन्न हुआ है इसका मतलब क्या, ओरिजिन, उसका ओरिजिनेशन कहाँ हुआ है, ओरिजिनेट कहाँ से करता है। तो बायोटिक और ए बायोटिक अभी डिटेल में पढ़ेंगे, बायोटिक क्या होता है और ए बायोटिक क्या होता है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, जो क्या करता है, एग्जॉस्ट कर जाता है। एग्जॉस्ट करने का मतलब रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल जिसे हम लोग रिन्यू कर सकते हैं, और नॉन रिन्यूएबल जो हम लोग रिन्यू नहीं कर सकते हैं, ठीक है।
ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के हिसाब से भी अगर देखा जाए कि इंडिविजुअल कोई ओनरशिप रहता है, किसी का कम्युनिटी बेस्ड रहता है, नेशनल रहता है, इंटरनेशनल रहता है, तो ये सब क्या है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के हिसाब से क्लासीफाई किया गया है हमारे रिसोर्सेज को। तो रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन अ वेरियस वेज, तो ये हमारा तीसरा था ओनरशिप के हिसाब से। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, अगर डेवलपमेंट के हिसाब से देखा जाए तो पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक और रिजर्व, ये सब सारी चीजें क्या है एक तरीके से हमारा क्या है स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट क्या पार्ट है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक, अब देख लेते हैं फटाफट हम लोग थोड़ा सा रिसोर्स के बारे में कि रिसोर्स दो तरीके का होता है, एक नेचुरल, एक ह्यूमन रिसोर्स। अब जो नेचुरल रिसोर्स रहता है वो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल होता है। बोला जाएगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। ह्यूमन रिसोर्स रहता है वो स्ट्रक्चर ऑफ इंस्टीट्यूशन और क्वांटिटी एंड अ क्वालिटी, वो इंस्टीट्यूशन उसको पहुंचाने का काम करता है जो रिसोर्सेज को ह्यूमन के पास, और एक तरीके से क्वांटिटी कितना निकालना है और क्या क्वालिटी होना चाहिए वो क्वालिटी को भी मेंटेन करता है। ठीक है, तो अगर रिन्यूएबल में देखा जाए तो जैसे कंटिन्यूअस और अ फ्लो, जैसे विंड और वाटर, तो वो क्या है रिन्यूएबल है। बायोलॉजिकल क्या है, जैसे नेचर, नेचुरल वेजिटेशन, जैसे फॉरेस्ट हो गया, और वाइल्ड लाइफ, तो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा बायोलॉजिकल, जो रिन्यूएबल में आएगा। ठीक है, और नॉन रिन्यूएबल में देखा जाए तो रिसाइकल जो मेटल, जैसे मेटल है उसको हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं, और जो नॉन रिसाइकल फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हो गया वो हमारा क्या हो जाएगा नॉन रिसाइकलेबल हो जाएगा। तो आई होप तो ये पूरा कंप्लीट होगा। थोड़ा सा ये चार्ट ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा इसको। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं फटाफट जल्दी से। अब आगे अगर पढ़ा जाए तो हम लोगों का एक तरीके से डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज कि एक रिसोर्स को किस तरीके से डेवलप किया जाए ताकि वो कंट्री के पर्सपेक्टिव से और भी एक डेवलपमेंट का काम करे। अब देखा जाए द प्रॉब्लम क्रिएटेड एज ए रिजल्ट ऑफ इनडिस्क्रिमिनेटेड यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। देखो प्रॉब्लम वहाँ आता है जब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग प्लान्ड तरीके से अपने रिसोर्स को इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, प्लान्ड वे में रिसोर्स को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अब जब प्लानिंग करके हम रिसोर्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे, जैसे आप लोग प्लानिंग करके अगर नहीं पढ़ोगे तो आप लोग को दिक्कत आएगा ही आएगा। ठीक है, तो अगर रिसोर्स को भी हम लोग यूज कर रहे हैं लेकिन हम लोग प्रॉपर प्लान से नहीं कर रहे हैं तो हम लोगों को क्या होगा प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। तो पहला जो है वो क्या डेप्लीशन ऑफ रिसोर्स एट अ फास्टर रेट एंड सेटिस्फाई द ग्रीड, मतलब क्या हम लोग अपनी लालच, मतलब हर एक इंसान जो लालच की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें यूज़ कर रहा है अपनी जो नीड्स के अनुसार ना करके वो ग्रीड के अनुसार। अगर कोई भी चीज़ है वो अगर नीड के अनुसार लिया जाए तो ठीक है, अगर उसको ग्रीड आ जाए तो फिर वो क्या होता है डेप्लीट होने लगता है, मतलब एक तरीके से रिसोर्सेस बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। ठीक है, और फ्यूचर जनरेशन के लिए बच नहीं पा रहा है। एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेस इन अ फ्यू हैंड, हम लोग सोसाइटी में देख रहे हैं, सोसाइटी में बहुत जो कम लोग हैं या बहुत सीमित लोग हैं जिनके पास पूरा रिसोर्सेस का एक तरीके से फ्यू हैंड में है, और जब फ्यू हैंड में कुछ भी चीज़ें रहती हैं तो वो पूरे लोगों तक नहीं पहुंच पाता है, कम्युनिटी तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, जैसे हो गया रीच और पुअर, तो रीच के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस है, अब पुअर के पास रिसोर्सेस बहुत कम है। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इंक्रीज इन द ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, और देखो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। देखो ग्लोबल वार्मिंग मतलब टेम्परेचर जो है, पहले देखना कि पहले कितना कम टेम्परेचर हुआ करता था, कितना अच्छे तरीके से हमारा देश या पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में टेम्परेचर मेंटेन रहता था। लेकिन अब कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी ठंडा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मतलब क्या हमारा जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा गर्म होते जा रहा है। ठीक है, ये बहुत बढ़ता जा रहा है। ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है, मतलब ओजोन लेयर मतलब जो सनलाइट अर्थ पर पड़ रहा है वो ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है, मतलब खत्म हो रहा है, एक तरीके से वो पतला हो रहा है। ठीक है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन बढ़ रहा है, और लैंड डिग्रेडेशन, और लैंड को भी बहुत गलत तरीके से यूज किया जा रहा है, मतलब डिग्रेड किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। तो इसका इलाज क्या है भाई, तो इसका इलाज ये है कि प्रॉब्लम तो है लेकिन इसका इलाज है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका मतलब समझना। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर कोई भी रिसोर्स को यूज किया जा रहा है, किसको, कोई भी रिसोर्स को अगर यूज किया जा रहा है विदाउट अफेक्टिंग द फ्यूचर जनरेशन, अगर बिना कोई फ्यूचर जनरेशन के इफेक्ट के बिना, मतलब कि अगर जैसे मान लो कि आप वाटर यूज कर रहे हो, लेकिन आप वाटर ऐसे इस तरीके से यूज कर रहे हो कि आने वाले समय या आने वाले जनरेशन के लिए वो बचा रहे, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे
सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि हम लोग डेवलपमेंट भी कर रहे हैं लेकिन हम लोग गलत तरीके से उसका डिग्रेड भी नहीं कर रहे हैं, गलत तरीके से यूज भी नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ बोला कि डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट, कि अगर डेवलपमेंट हो रहा है, आप बढ़ रहे हो, आपकी कंट्री बढ़ रही है, अगर बिना वो इन्वायरमेंट को डैमेज किए हुए और बिना कॉम्प्रोमाइज किए हुए फ्यूचर जनरेशन के रिसोर्सेज को, तो उसको हम लोग बोलेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो याद रखना कि डेवलपमेंट विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट एंड द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्लियर यहाँ तक? अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो हो गया, प्रॉब्लम भी आइडेंटिफाई हो गया, तो इसके रेस्पेक्टिव में सबसे पहली बार रियो डी जेनेरियो समिट हुआ था 1992 में, कि भाई हम लोग किस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें, क्या किस तरीके से एक तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें ताकि जो भी रिसोर्सेस है उसको डिग्रेड ना किया जाए, मतलब उसको रिसोर्सेस को बर्बाद ना किया जाए। तो रियो डी जेनेरियो का अर्थ समिट था इन जून 1992। मोर देन 100 हेड्स, मतलब 100 कंट्रीज के हेड जो थे वो आके मिले थे ब्राजील में फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। वो फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट था जो कि अर्जेंट प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया गया। देखो तो 1992 में ही आइडेंटिफाई कर लिया गया था और आज 2023 है, इसका मतलब क्या, अभी भी हम लोग सुधरे नहीं हैं। तो जितना जल्दी सुधर जाएंगे उतना जल्दी अच्छा होगा, नहीं तो फिर क्या होगा, ना तो हमारा कंट्री अच्छे तरीके से रह पाएगा, ना यहाँ पर लोग जो रहेंगे वो अच्छे तरीके से। तो हम लोग अर्थ को क्या कंजर्व करके चलना बहुत जरूरी है। तो वहाँ पर ये बात करने के बारे में सोचा गया था, वहाँ पर यह प्रॉब्लम को एड्रेस किया गया था कि इन्वायरमेंट कैसे प्रोटेक्ट करें और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब हमारा समाज भी अच्छा हो, हमारा इन्वायरमेंट भी अच्छा हो और एक तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो एट अ ग्लोबल लेवल। ठीक है, तो क्योंकि देखो हवा है, अगर मान लो कि इंडिया का हवा गंदा हो रहा है तो इसका मतलब थोड़ी ना है कि वो अमेरिका में हवा नहीं जाएगा, जाएगा ना, क्योंकि हवा किसी के बाउंड्री पर नहीं है, वो हर जगह जा रहा है। या फिर अमेरिका कोई हवा गंदा है तो अमेरिका का हवा इधर आएगा ही आएगा, तो मतलब वो पूरे कंट्री से रिलेटेड था, ये पूरे कंट्री का प्रॉब्लम था। ठीक है, तो आई होप तो ये पूरा अच्छे तरीके से क्लियर होगा। तो एजेंडा जो 21 था उसमें ये डिस्कस किया गया था कि डिक्लेरेशन साइंड बाय द वर्ल्ड लीडर इन 1992। तो एजेंडा 21, इसमें क्या नाम रखा गया कि एजेंडा 21, उसमें डिक्लेरेशन साइन किया गया कि अब वो कहाँ पर, एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, मतलब UNCED में, विच टुक प्लेस इन द रियो डी जेनेरियो, जो कि एम कर रहा था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो। तो मतलब एजेंडा 21 में ये सब सारी बातें डिस्कस हुई थी, कब, कहाँ पर, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट पर, UNCED। तो ये याद रखना कि किसने एजेंडा 21 कहाँ हुआ था भाई, एट तो UNCED, और किस पर बात हुआ था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर। दो प्रिंसिपल फोकस किया गया कि हम लोग को कॉम्बैट करना है, कॉम्बैट मतलब कम करना है इन्वायरमेंटल डैमेज को, पॉवर्टी को और डिजीज फ्रॉम द ग्लोबल कॉपरेशन ऑन द कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब एक तरीके से हम लोगों को जो इन्वायरमेंटल डैमेज है उसको कम करना पड़ेगा, कम करना है, पॉवर्टी कम करना है, जो डिजीज है, जैसे कोविड आ गया था, तो कोविड में क्या है कि ऐसा ये महामारी था कि जो सारे देश को एक साथ लेके, मतलब सब देश साथ में लेकर चले, और नहीं चलते तो फिर दिक्कत हो जाता है। एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21। ये बोला जा रहा है सभी लोकल जो गवर्नमेंट हैं सबको एक अपना एजेंडा फिट करके चलना चाहिए और उसी एजेंडे पर काम करना चाहिए और एक तरीके से अपनी कंट्री को उसी तरीके से आगे बढ़कर आगे डेवलपमेंट करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए रियो डी जेनेरियो का समिट हम लोगों का क्लियर हो गया। अब क्या है आगे, फर्दर था रिसोर्स प्लानिंग, कि अब देखो डैमेज के बारे में पता चल गया, हम लोगों ने इंटरनेशनल लेवल पर बात भी कर ली, इंटरनेशनल लेवल पर अब है कि किस तरीके से रिसोर्स को प्लान करके चला जाए, क्योंकि रिसोर्स को अगर सही तरीके से प्लान करके नहीं चला गया तो वो हमारे कंट्री के लिए बहुत ही एक तरीके से खतरनाक साबित हो सकता था। तो रिसोर्स प्लानिंग इज अ वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटेजी फॉर द जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज, कि हम लोगों को प्लानिंग बहुत अच्छे तरीके से करना होगा, और अगर प्लानिंग अच्छे तरीके से नहीं करेंगे रिसोर्स की प्लानिंग, तो हम लोग उस तरीके से डैमेज करते ही करते चले जाएंगे। जैसे इंडिया वाज नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, जैसे सम पार्ट ऑफ कंट्री विच हैज रीच इन द वन रिसोर्स बट डेफिसिट इन द अदर। हमारी कंट्री में भी देखो, जैसे राजस्थान है, राजस्थान में क्या है कि राजस्थान में सोलर एंड विंड एनर्जी है, ठीक है, सोलर और विंड एनर्जी बहुत अच्छे तरीके से, सोलर और विंड एनर्जी, लेकिन वहां पर कमी किस चीज की है भाई, कमी है तो वाटर एनर्जी की, मतलब वहाँ वाटर की कमी है कि नहीं। अगर देखा जाए झारखंड में, झारखंड इज रिच इन मिनरल्स एंड कोल, झारखंड क्या है, झारखंड में मिनरल्स वगैरह क्या है, बहुत है, मतलब कोल है, मतलब आयरन ओर है, वो सब सारी चीज़ें, माइका है, वो सब सारी चीज़ें हैं, लेकिन वहाँ लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, लेकिन वहाँ पर सही तरीके से इंडस्ट्री वगैरह सेटअप नहीं किया गया, किया भी गया है तो उस तरीके का उस लेवल का काम नहीं कर रहा है। ठीक है,
तो मोस्ट ऑफ द रिसोर्स प्रेजेंट इन आर इन्वायरमेंट आर लिमिटेड, कि जो भी रिसोर्सेस हमारे पास हैं वो लिमिटेड हैं, उतने नहीं है जितना होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों को ग्रीड के लिए ना काम करके हम लोगों को नीड के लिए काम करना चाहिए, मतलब लालच का नहीं, हम लोगों को नीड, जरूरत के हिसाब से काम करना चाहिए। टू रिड्यूस द जनरल डिस्पैरिटी, कि हम लोगों को जो रीजनल डिस्पैरिटी है, मतलब जहाँ पर अब राजस्थान में सोलर और विंड ज़्यादा है तो वहाँ पर भाई वाटर का सप्लाई बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। झारखंड में अगर कोल और आयरन बहुत ज़्यादा है तो वहाँ इंडस्ट्री वगैरह सेटअप करना चाहिए, ठीक है। टू सेव द फ्यूचर जनरेशन एंड अवॉइड द वेस्टेज ऑफ ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अगर आपको फ्यूचर जनरेशन को सेव करके चलना है और वेस्टेज को अवॉइड करना है, ओवर यूटिलाइजेशन नहीं करना है, तो आप लोगों को रिसोर्स प्लानिंग करके चलना होगा। तो इसकी नीड बहुत ज़्यादा है, तो अगर कोई नीड में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, आई होप सो ये रिसोर्स प्लानिंग और इसके नीड के बारे में आप लोगों को पता चल गया होगा। अब आते हैं हम लोग, बोला गया यहाँ पर 3 स्टेजेस, क्या बोला गया कि 3 स्टेजेस है रिसोर्सेज प्लानिंग का। अगर कोई रिसोर्स को प्लान करता है तो पहले क्या करना पड़ता है, आइडेंटिफाई एंड इन्वेंटरी द रिसोर्स अक्रॉस द कंट्री, मतलब पहले क्या करो, आइडेंटिफाई करो, मतलब आइडेंटिफाई करो कि भाई हमारे पास रिसोर्स कितना है और एक तरीके से हम लोग किस तरीके से उसको यूज कर सकते हैं। फिर दूसरा, प्लानिंग इवॉल्व द स्ट्रक्चर एंड एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप, और एक तरीके से आइडेंटिफाई करने के बाद अच्छे तरीके से प्लानिंग बनाओ, स्ट्रक्चर, और उसमें कौन कौन सा टेक्नोलॉजी लगेगा, क्या स्किल्स वहाँ पर लगने वाले हैं, कौन कौन सा इंस्टीट्यूशन की जरूरत है जो पूरे को रेगुलेट करके चलेगा, ठीक है, जो इम्प्लीमेंट करेगा प्लान को। उसके बाद मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान, उसके बाद जो आपने सोचा था वो क्या अभी सच में आप वो कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं 3 स्टेजेस ऑफ प्लानिंग में। अब आता है कि लैंड रिसोर्सेस, हमारे देश में भी बहुत सारे लैंड रिसोर्सेस हैं। अब लैंड रिसोर्सेस के बारे में क्या, लैंड वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर्स होता है, जैसे माउंटेन हो गया, प्लेटू रीजन हो गया, प्लेन्स हो गया और आइलैंड। तो ये 4 जो हैं वो जमीन पर चीज़ें हैं हमारे पृथ्वी पर। माउंटेन्स है, प्लेटू रीजन है, प्लेन्स है और आइलैंड्स हैं, ठीक है। आइलैंड्स मतलब जहाँ पर चारों तरफ पानी रहता है और बीच में जमीन वगैरह है, ठीक है। तो अबाउट 43% ऑफ द लैंड एरिया इज प्लेन, हमारे देश में जो 43% ऑफ द लैंड है वो प्लेन है, विच प्रोवाइड अ फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, जो कि फैसिलिटी क्या प्रोवाइड कर रहा है, एग्रीकल्चर का और इंडस्ट्री का। माउंटेन जो है हमारे पास वो 30% ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कंट्री है, एंड वो क्या करता है, फ्लो ऑफ द रिवर, प्रोवाइडिंग अ फैसिलिटी ऑफ टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट, और टूरिज्म वगैरह बढ़ाता है, जैसे उत्तराखंड वगैरह है कि नहीं। तो वहाँ पर एक तरीके से क्या है कि हिमाचल प्रदेश वगैरह, तो वहाँ पर 30% जो टोटल है हमारे कंट्री में वो क्या है कि माउंटेन रीजन है, और 27% जो हमारे पास है वो क्या, एरिया ऑफ द लैंड इज अ प्लेटू रीजन, उसमें क्या है, प्लेटू रीजन है। और प्लेटू रीजन में जैसे छोटा नागपुर प्लेटू रीजन कहाँ है भाई, छोटा नागपुर प्लेटू रीजन, अब नागपुर है तो नागपुर मत लिखना, ठीक है। छोटा नागपुर प्लेटू रीजन छत्तीसगढ़ और झारखंड के बीच में पड़ता है, मतलब छत्तीसगढ़ कुछ पार्ट और झारखंड के कुछ पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ये छोटा नागपुर प्लेटू रीजन, इसीलिए यहाँ पर क्या ज़्यादा मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं, फॉसिल फ्यूल्स पाए जाते हैं, फॉरेस्ट वगैरह पाए जाते हैं। तो ये हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर है। तो हम लोग इसी तरीके से अपने लैंड रिसोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, 43% और 30% माउंटेन्स और 27% प्लेटू रीजन, तो ये याद रखना है, ठीक है। 30% माउंटेन है और 43% प्लेन एरिया, तो ये चीज़ याद होना चाहिए आप लोगों को। तो लैंड रिसोर्सेस हम लोगों ने देख लिया बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। अब आते हैं कि लैंड का यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए, क्योंकि लैंड का यूटिलाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लैंड यूटिलाइजेशन में यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पस, पहला फॉरेस्ट के लिए किया जाता है, फॉरेस्ट को लगाने के लिए, है कि नहीं। तो दूसरा क्या है कि लैंड नॉट अवेलेबल फॉर द कल्टिवेशन, कुछ कुछ लैंड ऐसे होते हैं कि जो कल्टिवेट नहीं किया जा सकता, जैसे बैरन एंड वेस्ट लैंड। बैरन मतलब जो खाली है, जहाँ पर फर्टिलिटी लेवल बहुत कम है, मतलब वहाँ पर कुछ खेती वेती नहीं हो सकती है। लैंड पुट फॉर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, जैसे कि बिल्डिंग बनाते हैं, रोड बनाते हैं, फैक्ट्रीज बनाते हैं, तो वहाँ पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ नहीं हो सकती है। तो वो सब सारा क्या है कि वहाँ पर कल्टीवेशन नहीं हो सकता है, तो ये वाला लैंड हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, मतलब यूटिलाइज किए हैं अभी तक। फिर क्या, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। अब अदर अनकल्टिवेटेड लैंड है जैसे कि परमानेंट पॉस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, जहाँ पर एक तरीके से गाय भैंस वगैरह जाके चरती हैं, या फिर बोला जाए कि वहाँ पर घास फूस खाते हैं, वहाँ घास वास लगाया जाता है, जो मतलब प्रॉपर कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। लैंड अंडर द मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स, जैसे ट्री वगैरह लगाया जाता है जहाँ पर प्रॉपर, ठीक है, वो सब सारा। और कल्चरेबल वेस्ट लैंड, मतलब बहुत सारे जो लैंड है वो अगर किसी लैंड पर अगर 5 साल से खेती नहीं हो रहा है
तो उसको हम लोग बोलते हैं कल्चरेबल वेस्टलैंड। मतलब वो कल्चरेबल हो सकता था लेकिन वो अब वेस्टलैंड हो चुका है। मतलब कल्चरेबल है लेकिन अभी अभी के लिए वो वेस्टलैंड है। ठीक है, तो ये तीसरा हो गया। जो फैलो लैंड्स होता है वो करंट फैलो लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 ईयर। अगर एक साल से अगर खेती नहीं किया जा रहा है उस लैंड पर तो हम लोग उसको करंट फैलो लैंड बोलते हैं। ठीक है, अगर उसमें खेती नहीं हुआ है। अगर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर पास्ट 1 to 5 ईयर्स और 1 से 5 साल के बीच में करेंगे तो अदर करंट फैलो लैंड हो जाएगा, जिसको कल्चरेबल वेस्टलैंड भी बोला गया है। नेट सोन एरिया द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर सोन हार्वेस्ट इज नोन एज नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया मतलब वैसे एरिया पर या वैसे लैंड पर जहाँ पर खेती हो रहा है, जहाँ पर फसल लगाए जा रहे हैं, उसको नेट सोन एरिया। फिर ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया मतलब एरिया सोन मोर देन एट वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर। मतलब एक साल में अगर एक से ज़्यादा बार उस खेत पर अगर खेती हो रही है, मतलब उस लैंड पर अगर खेती हो रही है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो रहा है, तो वो एरिया किसके अंदर आएगा? ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। तो ये सब सारे क्या है कि लैंड यूटिलाइजेशन हमारे देश में 6 तरीके से अलग अलग तरीके से किया जाता है एरिया में। ठीक है, तो आई होप सो लैंड यूटिलाइजेशन भी कंप्लीट होगा। अब हमारे देश का जो लैंड यूज पैटर्न है वो क्या है? हम अपने देश में इंडिया में जो हम अपने लैंड को यूज करते हैं उसका पैटर्न क्या क्या है? तो लैंड यूज डेटा इज अवेलेबल ओनली फॉर 93% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया। हमारे देश में जो 93% है उसका डेटा ही अवेलेबल है लैंड का, उसमें क्या होता है। द लैंड यूज क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट एक्सेप्ट असम हैज़ नॉट बिन डन फुली। कि असम में अभी तक इसका सर्वे जो पूरा नहीं किया गया कि कितना लैंड जो है उसमें यूज़ किया जा रहा है, क्या नहीं यूज़ किया जा रहा है। मोर एवर सम एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कुछ एरिया जम्मू एंड कश्मीर पर और जो पाकिस्तान और चाइना ने ऑक्यूपाइड कर रखा है, तो वो सब सारा एरिया क्या है? इंक्लूडेड नहीं है। तो मतलब वो 7% छोड़ दो जो अभी तक मतलब एक तरीके से उसमें दिक्कत चल रही है, दुविधा चल रही है। मतलब उसमें अभी ये मेरा लैंड है, ये मेरा लैंड है, चाइना अपना लैंड बता रहा है, जहाँ पर पाकिस्तान ने ऑक्यूपाइड करके रखा है, वो सब सारी चीज़ें। और 33% ऑफ जोग्राफिकल एरिया शुड अंडर द फॉरेस्ट एज मेंशन इन द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1952। और 1952 के नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी में ये बताया गया था कि 33%, अब मान लो कि 93% टोटल था, ठीक है, उसमें 33% क्या है? फॉरेस्ट है। इसका मतलब बचा कितना? 60%। ठीक है, तो 60% पर एक तरीके से इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन किया जाता है। तो ये क्यों? क्योंकि इट इज एसेंशियल टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस। क्योंकि फॉरेस्ट अगर नहीं रहेगा तो हमारे देश में इकोलॉजिकल बैलेंस नहीं रहेगा। मतलब एक तरीके से एयर अच्छा प्यूरिफाइड एयर नहीं रहेगा और उसमें लैंड डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा होगा। तो ये सब सारी चीज़ें होनी चाहिए। It provides a livelihood to the millions of people who lives in the fringes and the forest and depends upon it। बहुत सारे लोगों का वो एक तरीके से क्या है? लिवलीहुड। वहाँ पर उससे वो वहाँ पर फल तोड़ते हैं, वहाँ पर बीच बीच में खेती करते हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो वहाँ पर रहते हैं और उससे अपनी लिवलीहुड को चलाते हैं। लिवलीहुड का मतलब वहाँ पर अपनी जीविका को चलाते हैं और वहाँ पर बहुत अच्छे मजे तरीके से रह रहे हैं। तो ये चीज़ इसीलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। 33% जो जोग्राफिकल एरिया है वो फॉरेस्ट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं फटाक से जल्दी से हम लोग कि लैंड यूज एरिया के बाद लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर, कि हम लोग लैंड जो हमारा डिग्रेड हो रहा है वो कैसे कैसे हो रहा है और उसको हम लोग कंजर्व कैसे करके चलें। जो जमीन है वो हम लोग डिग्रेड कैसे कर रहे हैं, उसको कंजर्व करके कैसे चलें। तो माइनिंग सबसे पहला है, जो माइनिंग की वजह से डिग्रेडेशन हो रहा है। जैसे झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है। उड़ीसा डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू द माइनिंग, कि बहुत सारे जंगलों को काटा जा रहा है। क्यों? माइनिंग की वजह से, कोल निकालने के लिए, अलग अलग मिनरल्स निकालने के लिए। और ये एक बहुत बड़ा वजह है कि जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, पहला रीजन। दूसरा ओवरग्रेजिंग। बहुत सारे क्या है कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर माइंस वगैरह, यहाँ पर जेसीबी वगैरह गाड़ी, बुलडोजर वगैरह लगा हुआ है जिसके थ्रू माइनिंग प्रोसेस पूरा हो रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि लैंड डिग्रेड हो रहा है, लैंड के एक तरीके से गड्ढा किए जा रहे हैं हम लोग अपने फायदे के लिए। ओवरग्रेजिंग कहाँ कहाँ होता है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। ओवरग्रेजिंग इज द वन ऑफ द मेन रीजन। ये सब सारे रीजन में ओवरग्रेजिंग होता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा घास फूस काटा जाता है या फिर उनको लैंड को बिना ऊपर का सतह, मतलब सतह पर पूरा मिट्टी मिट्टी हो जाता है जब वो लैंड ग्रेज होता है। मतलब बहुत सारे जो जो एनिमल्स रहते हैं वो वहाँ जाके घास वगैरह खाते हैं, तो उसकी वजह से ओवर ग्रेजिंग होता है। जो सेकंड रीजन हो गया ओवर ग्रेजिंग। और जो थर्ड हो गया ओवर इरिगेशन, कि कभी कभी हम लोग खेत पर क्या करते हैं, इरिगेट बहुत ज़्यादा कर देते हैं, मतलब पानी वगैरह बहुत ज़्यादा डाल देते हैं। उसकी वजह से भी लैंड क्या होता है, या जो सॉइल होता है वो बह के कहीं और चला जाता है। इसका मतलब क्या, ऊपरी सतह का जो लैंड होता है वो निकल जाता है।
तो इन स्टेट ऑफ पंजाब, क्योंकि खेती ज़्यादा पंजाब में होती है, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश इज ओवर इरीगेटेड इन रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैंड डिग्रेडेशन, और यहाँ पर लैंड डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आई होप सो ये 3 रीजन पता चल गया होगा जिसके थ्रू लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है हमारे कंट्री में। ठीक है, अब हम लोगों का क्या कि कैसे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं लैंड डिग्रेडेशन को, है कि नहीं। तो लैंड जो हमारा डिग्रेड हुआ है उसको प्रिवेंट कैसे करें, तो पहला है क्या, एफॉरेस्टेशन एंड अ प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, कि एफॉरेस्टेशन करें, हम लोग पेड़ वेड़ लगाएं बहुत अच्छे तरीके से, जिसकी वजह से क्या होगा कि हम लोग अच्छे तरीके से उसको क्या कर पाएंगे, कंजर्व कर पाएंगे। प्लांटिंग ऑफ अ शेल्टर बेल्ट ऑफ द प्लांट्स, कंट्रोल ओवर ग्रेजिंग, स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स जो बनते हैं मतलब एक तरीके से ऊपरी सतह में जो लैंड का, वहाँ पर उसमें मिट्टी नहीं रहने दें, उस पर आप लोग क्या करें कि पेड़ वेड़ लगाएं तो उससे मेंटेन होगा। ठीक है, थॉर्नी बुशेस वगैरह लगाएं जैसे कि राजस्थान वगैरह में, ताकि वो जो क्या बोलते हैं सैंड वगैरह वो उड़े ना हवा से। वेस्ट लैंड को प्रॉपर मैनेज करें, कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटी और डिस्चार्ज ऑफ डिस्पोजल, जो भी हम लोग फैक्ट्री से सामान या फैक्ट्री से जो गंदा चीज़ निकालते हैं वो लैंड पर उसी तरीके से ना छोड़ें, उसको मतलब पहले अपना कंट्रोल करके चलें उसको, वो सब सारी चीज़ें। ट्रीटमेंट एंड कैन रिड्यूस द लैंड एंड वाटर डिग्रेडेशन इन इंडस्ट्रियल एंड सबर्बन एरियाज, ताकि जो हमारा जो एक तरीके से लैंड जल रहा है वो लैंड जले ना और वो हरा भरा रहे, वो ग्रीन बना रहे। तो जितना ग्रीनरी बना रहेगा उतना ही हमारे इकोनॉमी के लिए भी या हमारे कंट्री के रिस्पेक्ट के लिए भी अच्छा रहेगा और इन्वायरमेंट के लिए भी। ठीक है, तो आई होप सो ये पूरा चीज़ आपका कंप्लीट होगा। तो आई होप सो आप लोगों का पूरा मतलब एक तरीके से पार्ट 1 कंप्लीट होगा। अब जो कल हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे इसी का, और पार्ट 2 में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे सॉइल के बारे में कि और टाइप्स ऑफ सॉइल कैसे हैं और उस सॉइल को कैसे कंजर्व किया जाए उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन, और इसी जोश और इसी जुनून के साथ चलते रहिए, और टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलिएगा क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलता है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से।